गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 13 अप्रैल 2023 और आज की दैनिक समसामयिकी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से डिजाइन किए हुए हैं। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने जो टेम्पो लॉन्च किया है, जो टेम्पो आप ऑटो रिक्शा पकड़ के किसी दूसरी जगह जाते हैं वो वाला टेम्पो नहीं, ये टेम्पो अलग है। तो कौन सा टेम्पो है बताता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? अच्छा, टेम्पो लॉन्च किया है। अब नासा टेम्पो तो नहीं चलवा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसका बजट कम हो गया और टेम्पो चलवाने लगा? तो देखते हैं कैसा टेम्पो है। तो टेम्पो TEMPO टोपोग्राफिक इमिशन पॉल्यूटेंट इंस्ट्रूमेंट। क्या है? टोपोग्राफिक इमिशन पॉल्यूटेंट इंस्ट्रूमेंट। इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया था फॉल्कन 9 के द्वारा। किसके द्वारा? फॉल्कन 9 के द्वारा। फॉल्कन 9 किस कंपनी का रॉकेट है? तो स्पेस एक्स का। किस कंपनी का रॉकेट है? स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स के मालिक कौन है? तो ये है एलॉन मस्क। कौन है? एलॉन मस्क। अब रॉकेट पे लॉन्च किया है तो किसी सैटेलाइट के थ्रू लॉन्च किया गया होगा। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? इंटेलसैट 40। क्या है? इंटेलसैट 40। तो इस सेंसिंग यानी इस टेम्पो के द्वारा अमेरिका क्या करेगा? अपने यहाँ जो एयर पोल्यूशन के जो कारक होते हैं और कैसे एयर पोल्यूशन में क्या चेंजिंग हो रही है उस पर पूरी रिसर्च करेगा अमेरिका। ऐसा करने वाला ये दुनिया का तीसरा देश बना है। किस नंबर का? तीसरा नंबर का। तो नासा ने जो टेम्पो उपकरण लॉन्च किया है ये किस चीज के लिए है? अंतरिक्ष कचरे पर निगरानी, वायु प्रदूषण की निगरानी, चक्रवात की भविष्यवाणी या जासूसी करने के लिए। तो ये है अंतरिक्ष कचरे पर निगरानी। अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने ऑफेक 13, क्या? ऑफेक 13 को लॉन्च किया था जासूसी करने के लिए। और टेम्पो को नासा ने किस लिए लॉन्च किया है? पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। और हमारे एरिया में टेम्पो क्यों लॉन्च होते हैं? प्रदूषण बढ़ाने के लिए। नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं होता बट सिंपली बढ़ाते ही है। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? बिल नेल्सन। नासा का गठन कब हुआ था? 28 जुलाई 1958। इसके बाद आगे देखते हैं। डॉग नेम हु गो इन स्पेस, यानी ऐसा जो पहली बार स्पेस में जाने वाला जो जीव था वो कुत्ता था और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लाइका। क्या था? लाइका। इसके बाद आगे देखते हैं। मून टू मार्स का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मून टू मार्स का अध्यक्ष एक भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर को चुना गया जो कि 2004 से नासा में कार्यरत है, जिनका नाम क्या है? अमित क्षत्रिय। आगे देखते हैं। चांद पर जाने वाला पहला अश्वित। चांद पे जाने वाला मतलब अभी गए नहीं है, इनका नाम सेलेक्ट कर लिया गया है। तो क्या नाम है उनका? विक्टर ग्लोवर, जो कि चांद मिशन के पायलट भी है। और ये अफ्रीकी मूल के अमेरिकी है। इसका नेक्स्ट है। हाल ही में विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? VIE। VI की सिम कुछ लोग यूज करते होंगे तो उसी में आगे ई जोड़ लीजिए। VIE, वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भारत की कंपनी है, भारत
बायोटेक कंपनी, जो कि कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं, सरकारी मदर मिल्क बैंक, कौन सा बैंक है? सरकारी मदर मिल्क बैंक, जो कि बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जिनकी माताओं की डेथ हो जाती है, उनके लिए खोला गया है। तो ये कहाँ का खोला गया है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक है। इसके बाद आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से हस्तशिल्प उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो कौन कौन से उत्पाद देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, क्या है? डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन, जैसे अपने यहाँ मिर्जापुर के कालीन को मिला है, उसी तरह ग्वालियर की कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, क्या है? उज्जैन का बाटिक प्रिंट, उज्जैन के ही महाकाल भी है, जबलपुर भेड़ा घाट का स्टोन क्राफ्ट और बालाघाट के वर्षीवानी की साड़ी। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने? मध्य प्रदेश में टोटल अब तक जो जीआई टैग है वो 19 हो चुके हैं, और इस बार पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा जीआई टैग जो मध्य प्रदेश को मिला है, कितने मिले? 5। पहला क्या है? डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, पहला ऑप्शन सही। दूसरा ग्वालियर की कालीन, वो भी सही। उज्जैन का बाटिक प्रिंट सही। जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट सही। बालाघाट के वर्षीवानी की साड़ी। ये पांचों के पांचों। नीचे एक ऑप्शन जोड़ लेते हैं, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, यानी पांचों के पांचों ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बनारस के चार उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो सबसे पहले था बनारस का पान, फिर लंगड़ा आम, फिर आदम चीनी चावल, आदम चीनी चावल, और रामनगर का भंटा, क्या? रामनगर का भंटा। आगे देखते हैं, बसोहली चित्रकारी ये किस राज्य की है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है? गवर्नर तो होंगे ही नहीं, वो तो यूनियन टेरिटरी है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। कौन है? मनोज सिन्हा। कांगड़ा चाहे कांगड़ा वैली के, इसको यूरोप ने जीआई टैग दिया है, और इंडिया ने भी जीआई टैग दे रखा है। ये कहाँ की है? कांगड़ा वैली, कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश। कहाँ की है? कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, सुंदर जाम। सुंदर जाम कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। किस स्टेट का है? मध्य प्रदेश का। आगे देखते हैं, सुंदरजाम के अलावा है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का नागरी दूबरा चावल, और उसके बाद एक और है मुरैना की गजक। मुरैना की गजक कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। अब आगे देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भी अपनी स्पेस एजेंसी है, जो भी परमाणु कार्यक्रम है, इसके सिर्फ एकमात्र अध्यक्ष होते हैं, वो होते हमारे प्रधानमंत्री, और जो कि नरेंद्र मोदी। तो सिंपली इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब भारतीय अंतरिक्ष नीति क्या कहती है? भारतीय अंतरिक्ष नीति सरकारी के साथ साथ अर्ध सरकारी यानी पीएसयू और पूर्णतः निजी जो भी कंपनियां हैं स्पेस के फील्ड में, उनको एक संस्थागत, मतलब कि उनके लिए एक ब्यौरा बनाएगी, उनको कहां तक वो वर्क कर सकते हैं, कितने अधिकार उनके अंदर संरक्षित है, कितने अधिकार सरकार के पास रहेंगे, कैसे उनको रेगुलेट किया जाएगा, नियम तोड़ने पर कैसे उनको पनिश किया जाएगा, कैसे गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी, कैसे दुनिया से वो जोड़ेंगे, ये सारे रेगुलेशन भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 में लागू किया गया है, ताकि प्राइवेट कंपनियों को भी आगे बढ़ाया जा सके। जो पूरे विश्व के योगदान में जो अब तक इसरो का योगदान 2% रहता था, उसको बढ़ा के 10% करना है। इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवान थे, लेकिन इस समय के सिवान जो थे वो हट गए और अब आ गए हैं एस सोमनाथन। क्या नाम है उनका? एस सोमनाथन। किस नंबर के हैं? 10वें नंबर के। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? केवी कामत।
क्या नाम है? केवी कामत। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला को कहां स्थापित करने की घोषणा की है? इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं लीगो। क्या बोलते हैं? लीगो। लीगो का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस लेजर इंटरफेरोमीटर जिसे ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो इस वेव के बारे में, ये कोई आज की खोज नहीं है, इसके बारे में सबसे पहले आइंस्टीन ने बताया था जब उन्होंने इक्वेशन बना रहे थे E = mc²। तभी उन्होंने दिया था कि जो स्पेस होता है वो भी खाली नहीं होता, मतलब जो भी अंतरिक्ष है, जो भी स्पेस की जगह है वो भी खाली नहीं है, उसमें भी तनाव उत्पन्न किया जा सकता है। तो उसी की कड़ी में उन्होंने बताया था कि ग्रेविटेशनल वेव का अगर अध्ययन किया जाए तो हम ब्लैक होल की सच्चाइयों को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये उन्होंने बताया था कि वेव्स क्या होती है, कि अगर आपको किसी को वेव चेक कराना हो कि वेव होती क्या है, तो अपने दोस्त को भी पूछे कि वेव क्या होती है, तो उसको ले जाइएगा झील के पास या पोखरे के पास या कहीं भी, और एक ईंटा उठा के पानी में फेंकिएगा। अब ऐसा उन्होंने लिखा भी हुआ भी कि अगर जैसे पानी फेंक पे पत्थर डालते हैं तो जैसे वेव उत्पन्न होती है, कुछ ऐसे ही ग्रेविटेशनल वेव होती है। तो देखिए, तो जो लीगो है वो कुछ इस तरह से है, एल शेप में। किस शेप में है? एल शेप में है, इस तरह एल शेप में है। एल शेप में ये वाला हिस्सा 4 किलोमीटर, ये वाला हिस्सा 4 किलोमीटर, और साथ में जो पाइप होगी ये 2 मीटर डायमीटर की होगी। कितने की? 2 मीटर इसका व्यास होगा। और अब इसका व्यास होगा तो इसको दोनों साइड से ढकने के लिए 10 फीट इंटू 12 फीट, 10 फीट और 12 फीट की दीवार से चारों तरफ से ये ढका होगा। और इसके एक यहां मिरर लगा देंगे, एक यहां मिरर लगा देंगे, और फिर से ये ग्रेविटेशनल वेव यहां से जनरेट करके ये पूरा चेक किया जाएगा। तो ये कहां पे स्थापित किया गया है? ये महाराष्ट्र के हिंगोली में। कहां पे? महाराष्ट्र के हिंगोली में। कितने एकड़ भूमि पे इसको विस्तारित किया जा रहा है? 174 एकड़ की भूमि पर। और इसके साथ साथ कितना इसमें बजट कितना है? 3600, कितना? 2600 करोड़ रुपए 2030 से के अंत तक इसे ऑपरेट किया जाने लगेगा, मतलब यूज में लाया जाने लगेगा। और शायद जितना इससे उम्मीद की जा रही है कि ब्लैक होल की डिस्कवरी करने में ये भारत की अहम मदद करेगा, तो शायद नोबेल प्राइज हमारे भी झोली में आ सके, हमारे इंडिया के भी झोली में आ सके। तो भारत सरकार ने उन्नत, यानी शॉर्ट फॉर्म इसको बोल सकते हैं लीगो को कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र ही क्यों चुना? क्योंकि महाराष्ट्र जो है, कि महाराष्ट्र में जो उत्तर का एरिया यानी हिमाचल का एरिया है वो भूकंप बहुत ज्यादा आता है, साउथ के एरिया में भी भूकंप आने के चांस रहते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में भी। लेकिन जो बीच का दक्कन का प्लेट्यू है, यानी दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू जिसे बोलते हैं, अब अंग्रेजी वाले उसको डेक्कन बोलते हैं, हिंदी वाले उसको दक्कन बोलते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सबसे कम, यानी भूकंप से सबसे कम प्रभावित होने वाला क्षेत्र है, इसलिए महाराष्ट्र का हिंगोली एरिया हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम सबसे पहले किस जिले ने लाया है या किस शहर ने लाया है? तो आगरा। किसने लाया है? आगरा। और इसके बाद आगे देखते हैं, पहला निजी रॉकेट विक्रम एस, इसको किस स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है? तो स्काई रूट। किसने लॉन्च किया है? स्काई रूट एरोस्पेस। और स्काई रूट एरोस्पेस ने अभी हाल ही में धवन 2 नामक क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि 3.5 किलोन्यूटन का टॉर्क या थ्रस्ट जनरेट करता है और 200 सेकेंड तक चलने वाला ये इंजन था। तो ये भी इनके लिए एक उपलब्धि ही है।
भारतीय नौसेना ने हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया है? कौन सी एक्सरसाइज है? तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान, इसका नाम है प्रस्थान। इसको और क्या क्या बोलते हैं? ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। तो सबसे ज्यादा तट के पास जो दुर्घटना होती है वो तेल रिसाव, पहला, आग लग जाने की वजह से, अगर किसी ऑयल रिफाइनरी में या किसी शिप पे आग लग गई तो वो, या फिर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या कोई जहाज से नीचे गिर गया। बड़े बड़े प्लांट में मतलब शिप पे ऐसा होता है कि कोई मौसम की जांच करने गया और इतनी तेज से वेव आई कि उसमें गायब हो गया, उसको खोजना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो इन सब कंडीशन के लिए ऑफशोर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की गई है। कहाँ पे शुरू की गई है? मुंबई में, ताकि इन सब बारे में हम प्रैक्टिस करते रहें और किसी की जान बचाने में या किसी ऐसी दुर्घटना में लोगों की जान बचाने में हम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। तो कहाँ पे इस एक्सरसाइज को किया गया है? मुंबई में। ओरियन 23 किसने ऑर्गेनाइज किया है? फ्रांस ने। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए? नाटो मतलब टोटल 31 देश, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 31 देश, जिसमें सबसे लास्ट में मेंबर शामिल हुआ है फिनलैंड। और साथ में इंडियन एयरफोर्स की कौन सा प्लेन जा रहा है? तो यहां से जा रहा है राफेल। कौन सा प्लेन जा रहा है? राफेल जा रहा है। तो राफेल जा रहा है और इसके साथ साथ ये कहाँ हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। और साथ में इन लोगों ने एक ऐसा इमेजिनरी कंट्री बना रखा है जिसका नाम है अरलैंड, और इस पे एक और इमेजिनरी कंट्री है जिसका नाम है मैक्योर। क्या नाम है? मैक्योर। तो मैक्योर जो है अटैक करता है अरलैंड पे, और ये नाटो की 30 कंट्रियां, इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस, ये सब मिलके जाके उसकी जान बचाएंगे। क्योंकि ये टारगेट किया जा रहा है कि जो यूक्रेन पे रूस ने अटैक किया, अगर वो फिनलैंड पे अटैक करता है तो सब लोग कैसे जाके बचाएंगे, एक तरह का डेमो दिया जा रहा है। कोप इंडिया जो है अपने भारत के बंगाल के कलाईकुंडा, किसमें? कलाईकुंडा में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत और अमेरिका के बीच में हो रही है। भारत की तरफ से सुखोई 30, अमेरिका की तरफ से F-15, और अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा बम वर्षक यंत्र भी, मतलब बम वर्षक विमान भी आ रहा है जिसे हैवी बॉम्बर बोलते हैं। तो अब वो भी आ रहा है, तो उससे भी लोगों के बीच में उत्साह बढ़ गया है। और ये कब शुरू है? 10 अप्रैल को। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में TN रीच पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो क्या है? TN रीच, कहीं भी TN आ जाए तो मतलब तमिलनाडु, इसके बाद रीच। अब रीच का फुल फॉर्म देख लेते हैं, बाकी ये क्वेश्चन समझ में इजीली आ जाएगा। तो रीच में क्या है? रीजनल। क्या है? रीजनल। RE से हो गया रीजनल, A से है एरियल, C से है कनेक्टिंग, फिर H से है थ्रू हेलीकॉप्टर। तो क्या है? रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर। तो ये हेलीकॉप्टर से क्या करेंगे? तमिलनाडु के कुछ शहर जैसे चेन्नई, थूथुकुडी, मदुरई, त्रिची, क्या कौन कौन सी सिटी है? चेन्नई, मदुरई, थूथुकुडी, फिर त्रिची। इन सभी एरियाओं को, या जो बड़े शहर है उनको हेलीकॉप्टर की मदद से जोड़ा जाएगा। कभी कोई किसी को परिवहन करने के लिए अगर इजीली आना जाना है तो वो लोग हेलीकॉप्टर से भी आ जा सकते हैं, और कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ने पे भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कहां पे शुरू हुई है ये? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो तमिलनाडु के सीएम है MK स्टालिन। क्या नाम है इनका? MK स्टालिन। तमिलनाडु की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? चेन्नई। और गवर्नर कौन है यहाँ पे? RN रवि।
कौन है? RN रवि। आगे देखते हैं, आज का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो नासा ने जो टेम्पो लॉन्च किया है उसका किराया कितना है? क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में नासा ने जो टेम्पो लॉन्च किया उसका किराया कितना? उसका किराया है वायु प्रदूषण की निगरानी, क्योंकि वो टेम्पो वो वाला टेम्पो नहीं जो लोग समझते हैं, वो है टोपोग्राफिक इमिशन मॉनिटरिंग पॉल्यूटेंट इंस्ट्रूमेंट। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वैक्सीन कांग्रेस की VIE यानी वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस का पुरस्कार किसको दिया गया है? भारत बायोटेक कंपनी को। किस हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग कितने साल के लिए मिलता है? 10 साल के लिए। 2003 से शुरू किया गया था, 2004 में पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। अब तक का जो सबसे ज्यादा जीआई टैग मिल चुका है वो मिल चुका है केरल राज्य को, और एमपी को टोटल 19 जीआई टैग मिल चुके हैं, जिसमें से डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की वर्षिनी की साड़ी, और इसके साथ साथ सुंदरजा आम, मुरैना की गजक। तो 7 तो ऐसे ही हो गए। अब आगे देखते हैं, बनारस के 4 मिले थे, सब बता ही चुका हूं। आगे देखते हैं, इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। और ये नीति थी प्राइवेट जो भी स्पेस एजेंसी बनेगी उनको भी संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए। उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग यानी लीगो बोलते हैं, एडवांस्ड लेजर, क्या इसका फुल फॉर्म है? लीगो एडवांस्ड लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। क्या है? एडवांस्ड लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। अगर सिर्फ फुल फॉर्म याद कर लेंगे तो इतना जान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। महाराष्ट्र के हिंगोली में बनाया जा रहा है क्योंकि वो डेक्कन प्लेट्यू पे है, ताकि वहां पे भूकंप ना आए। भूकंप आएगा तो अध्ययन करना मुश्किल हो जाएगा। 4-4 किलोमीटर के विंग्स है। इसके बाद वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम आगरा में है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया? मुंबई में किया है। और इसके साथ अगला क्वेश्चन, टी एंड रीच पहल का शुभारंभ कहाँ पे? तमिलनाडु में किया गया। कहीं भी टी एन आ जाए तो मतलब तमिलनाडु से ही रिलेटेड होगा। अब यूनाइटेड नेशन, तो बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसे देखिए पूरी दुनिया जब मिलती है तो बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है? पूरी दुनिया का मिलना होता है इंटरनेशनल रिलेशन। लेकिन जब पूरी दुनिया लड़ाई करने के लिए मिलती है तो उसे बोलते हैं वॉर। तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वो हुआ था 1914। कब हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में तक चला था, और 1919 की वर्साय संधि के द्वारा खत्म हुआ था। तो ये संधि के बाद क्या हुआ? अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था वुडरो विल्सन, क्या था? वुडरो विल्सन ने एक लीग ऑफ नेशन बनाया। क्या बनाया? लीग ऑफ नेशन बनाया, ताकि अब पूरी दुनिया एक साथ मिलकर चले और कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल रहा मलेरिया भगाने में, लेकिन जब लड़ाइयां शुरू हुई तो फिर से वो फेल हो गया। जापान ने चाइना पर अटैक कर दिया, पोलैंड जर्मनी की लड़ाई शुरू हो गई, वो कुछ कर ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कोई फोर्स नहीं थी, बजट बहुत कम था, और जो संस्थापक देश था यानी जो वुडरो विल्सन थे वो खुद अमेरिका इस ग्रुप में शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि इनकी एक शर्त थी कि जब कोई देश इसमें शामिल होना चाहेगा तो उसको उसकी संसद से इसको पारित करवाना पड़ेगा। तो संसद पारित ही नहीं की तो अमेरिका खुद ही नहीं ज्वाइन हो पाया। तब हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ये खुद ब खुद खत्म हो गया। इसके बाद होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का गठन, जो कि होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कब होता है? 24 अक्टूबर 1945। टोटल इसमें कितने मेंबर देश आते हैं? 193 जो इस समय है, और लास्ट वाला जो है वो है साउथ सूडान। कौन सा कंट्री है? साउथ सूडान। इसकी हर साल बैठक होती है, वो सितंबर माह में होती है, जो कि शासनाध्यक्ष होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष नहीं, शासनाध्यक्ष। तो भारत के शासनाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी।
और इसी के अंदर में आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, WTO, जितने भी आते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन इसी के अंदर में आते हैं। और मैक्सिमम का हेडक्वार्टर, लगभग 90% का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली के रोम में है। अब ये है इंडिया का मैप, अरे वर्ल्ड का मैप, आप यहाँ देख सकते हैं ये अमेरिका है और यहाँ पे है स्विट्जरलैंड का जेनेवा। क्या है? स्विट्जरलैंड का जेनेवा, जहां पे इन सबके मैक्सिमम हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं। आपको ऊर्जावान बनाने के लिए एक पॉजिटिव कोट, जब कभी आपको दुख दर्द आए तो आप खुद से एक बात कहिएगा, ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल के तू देख, तू खुद में एक सिकंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू खुद में एक सिकंदर है। कीप मोटिवेटिंग, कीप हेल्दी, कीप फिट। थैंक यू।